कल कहाँ जाओगी? कहानी पद्मा सचदेव। सुबह की पहली किरण की तरह वो मेरे आंगन में छन्न से उतरी थी। उतरते ही टूटकर बिखर गई और उसके बिखरते ही सारे आंगन में पीली सी चमकदार रोशनी कोने कोने तक फैल गई। खिलखिलाकर जब वो सिमटती तो रोशनी का एक घना बिंदु आंगन के बीचों बीच लरजने लगता और उसकी बेबाक हंसी से आंगन में जूही के फूल खुलकर अपनी खुशबू बिखेरने लगते। उसका नाम था प्रीत। मैं उसे प्रीतो कहती थी। हुआ यूं कि मेरी एक बड़ी पुरानी सहेली अपने घर जा रही थी। मेरे पति विदेश गए थे। घर वैसे भी काटने को दौड़ रहा था। मेरी सहेली ने प्रस्ताव रखा कि प्रीतो को कुछ दिन में अपने घर में रख लूं, तो मैंने फौरन हां कर दी। मेरी सहेली का दायां हाथ थी प्रीतो। उसके किंडरगार्टन स्कूल के बच्चे उसे तीतो कहकर स्कूल में घुसते और फिर वो उनकी प्रीत आंटी हो जाती। प्रीतो को प्रीत कहलवाने का शौक था। स्कूल से लेकर तकिए के गिलाफ तक का काम प्रीतो के सुपुर्द था। पर जब छुट्टियों में मैडम घर जाने लगी तो प्रीतो को साथ ले जाना उसकी हिसाबी बुद्धि को ठीक न लगा। मेरी ये सहेली बचपन से ही दबंग थी। एक बार गोलगप्पे वाले से उसका झगड़ा हुआ और मैडम की चप्पल की मार से वो भाग गया था। तब से ही हम सब उसे मैडम कहते थे। उसका असली नाम भूल ही गए। 2 दिन पहले ही मैडम प्रीतो को लेकर मेरे घर आई थी। जब मैडम ट्रेन पर बैठी तो प्रीतो, जो उसका राई रत्ती संभाल कर देती रही थी, थककर चूर हो चुकी थी। आते ही 2 सेरिडोन खाकर वो सो गई। दूसरे दिन अभी घर में चहलकदमी की आवाजें आनी शुरू हो गई थीं। बाथरूम का पानी धुआंधार बहने की आवाज आई। लोहे की बाल्टी में खुले नल का पानी शोर कर रहा था। बिस्तर में आंखें मीचे मीचे में जोर से चिल्लाई, प्रीतो! जी मैडम। वो जैसे सर पर ही खड़ी थी। खबरदार जो तुमने मुझे मैडम कहा। मैं झल्लाकर उस पर बरस पड़ी तो वो मासूमियत से बोली, तो फिर क्या कहूं मैडम जी? पहले तो ये नल बंद करो और तुम मुझे दीदी कह सकती हो। वो मुझसे आकर कब लिपट गई मैं ये जान ही न पाई। दीदी 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 कहकर उसने सारा घर गुंजा दिया। फिर उसके अतीत की चंद पोटलियां पल भर में ही मेरे सामने बिखरी पड़ी थीं। प्रीतो अकेली बेटी थी, 3-4 भाइयों की अकेली बहन। पर उसका बाप, जो बढ़ई से ज्यादा शराबी था, उसने इसके जरा सा बड़ा होते ही इसे नंबरदार के बेटे को ब्याह दिया। उसे पुराना दमा था। इस अन्याय का विरोध करता कौन? उसके भाई शराबी बाप की मार खा खा कर दौड़ने की उम्र आते ही घर से भाग गए। मां घर की दीवारों जैसी ही एक दीवार थी। भगवान की करनी, सुहागरात के दिन ही दूल्हे महाशय को दमे का एक ऐसा दौरा पड़ा कि अस्पताल ले जाना पड़ा। सुहाग शैया पर बैठी बैठी प्रीतो सोई रही। सुबह लोगों ने कहा कि कुलच्छनी ने आते ही पति पर वार कर दिया। पता नहीं नंबरदार के इस नाम का क्या होगा। इसका पांव तो जानलेवा है। तभी हमारी मैडम वहां पहुंच गई और शौहर के मरने से पहले ही उसे घर ले आई। सारे गांव के मुकाबले में वो अकेली ही थी, पर दबंग ऐसी कि उसे देखते ही नंबरदार हुक्का छोड़कर उठ खड़ा हो। इसी दबंगता की वजह से आज तक उसकी शादी न हो पाई थी। ऐसी ख्याति थी कि पुरोहित भी उसकी जन्मपत्री लेकर कहीं जाने को राजी ही न होता। सो मैडम कुंवारी ही रह गई। प्रीतो की आंखों में तैरते सपने मैडम ने बड़ी आसानी से पोंछ डाले और शहर में आकर बच्चों का किंडरगार्टन खोल दिया। प्रीतो को जो सहारा मिला तो उसने अपना सारा मन बच्चों में ही लगा दिया। मैडम उसे प्यार भी करती हैं, पर मजाल है जो कभी पता चलने दे। प्रीतो, जिसने शादी से सुहाग सनी भावरों में शर्मा शर्मा कर पांव रखे, अग्नि के आगे कसमें वादे करते समय पिघलाती रही, वो प्रीतो कब तक अनुशासन में रहेगी, इसका भय मुझे बराबर लग रहा था। मेरे घर में आते ही जरा सी सहानुभूति उसकी आंखों में फिर से सपनों के संदेशे बुनने लगी। सारा काम वो हंसते हंसते निपटा लेती और सारा दिन कोई 6 बार कंघी करके महा उबाऊ हेयर स्टाइल बनाती रहती। बिंदी लगाने का उसे बड़ा चाव था। मैंने एक दिन उसे कहा, प्रीतो, तू ये बिंदी लगाकर मिटा क्यों देती है? उदास होकर बोली, वो जो मर गया है। पर दीदी, मेरा मन बिंदी लगाने को बड़ा करता है। मैंने कहा, उससे तेरा क्या वास्ता है? ये कोई शादी थोड़े ही थी। वो उत्साहित होकर बोली, यही तो मैं कहती हूं, पर मैडम हमेशा टोक देती हैं। कहती हैं लाल बिंदी सिर्फ सुहागिनें लगा सकती हैं, तुम काली बिंदी लगाया करो। हाँ दीदी, काली बिंदी तो लगा ही सकती हूँ, पर अब उसे मरे 1 साल तो हो ही गया है। अब उसका प्रेत मुझे तंग नहीं कर सकता। ये कहकर प्रीतो हंस पड़ी।
کہنے لگی, دیدی اگر وہ زندہ رہتا تو میں کبھی گاؤں نہ چھوڑتی. شادی سے پہلے ایک بار اس نے راستے میں میرا ہاتھ پکڑ کر کہا تھا, قسم کھا پریتو, مجھے کبھی چھوڑ کر نہ جائے گی. میں نے قسم کھا کر کہا تھا, کبھی نہیں. تبھی کسی کے قدموں کی آہٹ ہوئی اور اس نے میرا ہاتھ چھوڑ دیا. اس کے گھر والے کہتے ہیں, ہمیں پتا تھا یہ زیادہ دن نہ رہے گا, ہم نے تو شادی اس لیے کروا دی تھی کہ پریت بن کر ہمیں تنگ نہ کرے. میرا گلا انہوں نے کاٹنا تھا, سو کاٹ دیا. میں نے کہا, پریتو تو ابھی 20 کی بھی نہیں ہوئی ہے, ایسی باتیں کیوں کرتی ہے؟ تیری کسی بھی بات سے نہیں لگتا کہ تیری شادی ہو چکی ہے. یہ جوک تو تم نے میڈم کی سنگتی میں لیا ہے جان بوجھ کر, اسے چھوڑنا ہی ہوگا. دیدی, پتی کو لے کر جو سپنے میں بنا کرتی تھی ان کا راجکمار یہ تو نہ تھا. وہ سپنے بڑی بے رحمی کے ساتھ میری آنکھوں میں سے پونچھ دیے گئے. اب اس نئی سلیٹ پر کوئی نہ کوئی روز آ کر سب کچھ مٹا جاتا ہے, کوئی مورت بنتی ہی نہیں. میں نے اس سے بڑے پیار سے پوچھا, پریتو تمہیں کوئی اچھا لگتا ہے؟ نہیں, پر جی چاہتا ہے کہ میں کسی کو اچھی لگوں. ہاتھ پاؤں میں مہندی, مانگ میں سندور, لال جوڑا اور سرمئی آنکھیں. ان کے ساتھ اگر سہاگ ہوتا تو میرا بھی ہوا تھا, پر سہاگ تو پتی کے ساتھ ہوتا ہے نا, اور وہ تو میں نے دیکھا ہی نہیں. اچھا سن پریتو, میڈم کا کنڈر گارٹن تو ہی سنبھالتی ہے, اگر تجھے کوئی اچھا لگے تو کیا سب کچھ چھوڑ جائے گی؟ پتا نہیں دیدی, پر میڈم کیا یہ بات کبھی سہ پائیں گی؟ یہی تو بات ہے, میڈم کا مجھ پر پورا بھروسہ ہے, اسی سے مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں کوئی اچھا نہ لگنے لگ جائے مجھے. میڈم تو میڈم, بچوں کے ماں باپ بھی مجھے پر بھروسہ کرتے ہیں. میڈم تو سب کے نام بھی نہیں جانتی, اور پھر اگر ایک دن اپنے ہاتھ سے کچھ کھانا بنا کر نہ کھلاؤں تو میڈم کھاتی ہی نہیں. 2 مہینے کب نکل گئے پتا ہی نہ چلا. بس ایک دن میڈم آئی اور پریتو کو لے کر چلی گئیں. جاتی بار پریتو نے چوری سے مجھ سے کہا تھا, دیدی مجھے بھول نہ جانا, میں تو نہ آ پاؤں گی پر آپ آنا. مجھے بلاؤ گی نا دیدی؟ میں نے اسے حوصلہ دیا. پھر گرہستھی کے تانے بانے کو سلجھاتی میں پریتو کی الجھنوں کو بھول سا گئی. ایک دن بھری دوپہری میں میڈم آ دھمکی. اس نے پوچھا, پریتو یہاں آئی ہے؟ میں جڑوت کھڑی رہی, مجھے کوئی اتر نہ سوجھا. جوان جہان لڑکی آخر کہاں گئی؟ مجھے چپ دیکھ کر میڈم بولی, اسے آگ لگی ہے یہ تو میں جان گئی تھی, بس غلطی ایک ہی ہوئی کہ اسے میں سبزی لینے اکیلے بھیجتی رہی, چھپا کر بندی لے جاتی تھی اور اس مرگھٹ کے پاس جا کر لگاتی تھی. کیا آگ ہے جانے بندی لگانے کی, جب بھی کل مہی آتی دیر لگا کر آتی, پھر سبزی کاٹتے وقت یا چپاتیاں سیکتے وقت شرما کر مسکراتی تھی پٹھی. مجھے کیا پتا تھا اسے کیا موت پڑی ہے, نہیں تو اڑنے سے پہلے ہی اس کے پر کاٹ کر پھینک نہ دیتی. مجھے تو ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں پاگل نہ ہو جائے. لکشن تو سارے وہی تھے. کچھ دن پہلے ایک بچے کی ماں نے بتایا نہ ہوتا تو مجھے کہاں سے پتا چلنا تھا. کوئی منہ درزی ہے, سبزی والے کی دکان کے پاس اسی کے ساتھ بھاگ کھڑی ہوئی ہوگی رانڈ, اسی کے ساتھ آنکھ مٹکا چل رہا تھا اس کا. ایک بار ملے تو پولیس میں دے کر چھٹی پاؤں. انسپیکٹر تیواری کے 2 بچے میرے اسکول میں ہیں. میں نے کہا, میڈم تم روکھی سوکھی لکڑی ہو, اگر وہ ناگر بیل کہیں سہارا ڈھونڈتی ہے تو اسے جانے دو, اسے خوشی ڈھونڈ لینے دو نا. بفر کر میڈم چلائیں, او تو یہ آنکھ تمہاری لگائی ہوئی ہے. مجھے تو پہلے ہی سمجھ لینا چاہیے تھا کہ میری ٹریننگ میں غلطی کہاں ہوئی ہے. نہ تمہارے گھر اسے رکھتی نہ یہ نوبت آتی. اب مجھے بھی تاو آ گیا. میں نے بھی چلا کر کہا, یہ آنکھ میں نے نہیں لگائی, پر یہ آنکھ مجھے ہی لگانی چاہیے تھی. تم میری دوست ہو, تمہارے پاپوں کا پرائشچت میں نہ کروں گی تو کون کرے گا؟ تم کیا جانو پروش کے پیار کے بغیر زندگی کیسی ریگستان سی ہوتی ہے. پھیروں کی ماری کو تم نے اپنے انوشاسن کے ڈنڈے سے ساتھ کر رکھا ہے. تم جلاد ہو توشی, انسان نہیں. تم نے محبت کی زندگی دیکھی نہیں, کبھی دیکھو تو جانو گی کہ تم نے اب تک کیا کھویا ہے. میڈم جھلا کر بولی, مجھے فریب نہیں کھانا ہے مسز آدتیہ ورما. آپ گھر میں رہ کر دیکھیے, اگر تمہارے پالتو آدتیہ کو بھی کوئی جھٹکا نہ دے دے تو میرا نام بھی توشی نہیں. دن رات اس کی اشارے بازیاں کیا میری نظروں سے گزرتی نہیں؟ اگر اس اسکول کی مصیبت نہ ہوتی تو کب کی بھیج دیتی اسی گاؤں میں جہاں سے کسائیوں کے ہاتھ سے اسے چھڑا کر لائی تھی. شادی کروا دو اس کی. ہاں شادی کروا دو اس کی, میں نے کہا. چلو چائے پیئیں, پانی کھول رہا ہوگا. میں نے پیار سے اس کا ہاتھ پکڑا. چلو میڈم, تمہیں روح افزا پلاتی ہوں. اس کے بعد اس کا جی تھوڑا ہلکا ہوا تو میں نے کہا,
मैडम, उसकी शादी कर दो। उसके हालात में एक बार अपने आप को खड़ा करो और सोचो। मैडम बोली, मैं कोई अच्छा लड़का देखकर कुछ कर पाती उससे पहले ही लगता है वो भाग गई है। आज दूसरा दिन है। तौबा तौबा, अभी तो शाम की क्लासों के लिए बड़े बच्चे आते होंगे। लो मैं चली। कई दिन हो गए। एक दिन शाम के वक्त जब मैंने दरवाजा खोला तो प्रीतो सामने खड़ी थी। पीछे एक लंबा तगड़ा खूबसूरत सा लड़का। शराब सी वीर बहुटी उसकी आंखें, जैसे मेरे भीतर कुछ कंपा सा गई। बिखरे बाल और दंभ से भरे चेहरे पर मस्तक उसने मेरी अभ्यर्थना में जरा सा झुका भर दिया। मैं स्नेह से दोनों को अंदर ले आई। चाय का पानी चढ़ाने जैसे ही रसोई घर में गई, प्रीतो पीछे पीछे आ गई। हंसकर बोली, कैसा है? मैंने कहा, अच्छा। वो हंसी, फिर बोली, शराब तो रात को पीता है, आंखें हमेशा लाल रहती हैं। मैंने कहा, मैडम को मिली? प्रीतो ने नीची नजर करके कहा, गई थी। उसने निकाल दिया। प्रकाश, यही आदमी? बड़ा गुस्सा हुआ। थोड़ा ठहर कर बोली, दीदी मुझे पुरानी धोतियां देना, ये एक ही धोती है, मैडम की थी। मैंने उसे धोतियों के साथ शगुन के रुपए भी दिए और प्यार से कहा, प्रीतो, मैं हूं, कभी 19-20 हो तो याद रखना। प्रीतो मेरे सीने से लगकर रो पड़ी। मुझे मालूम था वो गलती कर चुकी है। ये आदमी पति जैसा तो नहीं लग रहा। फिर कुछ दिन बाद मैडम का फोन आया और बोली, क्या दोस्ती निभा रही हो मिसेज आदित्य वर्मा? कल तुम्हारी वही साड़ी पहने प्रीतो मिली थी जो हमने साथ साथ कॉलेज के मेले से खरीदी थी। देखना कहीं साड़ी से कभी आदित्य को भुलावा न हो। आदित्य? मैं चौंकी। ये मैडम कितनी संगदिल है। उसके दूसरे ही दिन प्रीतो फिर आई, पर अकेली। रसोई घर में आकर बोली, मुझे बैंगन की पकौड़ियां बना दोगी? मैंने उसे भरपूर नजर से देखा। वो शर्माई और कहने लगी, अभी तो 3-4 महीने हैं। आज वो नासिक गया है तभी आ सकी हूं। मुझे कुछ पैसे भी दोगी ना? वो तो खाली राशन लाकर रख देता है, एक भी पैसा हाथ में नहीं देता। बाहर से ताला लगाकर दुकान पर जाता है। फिर अचानक खुश होकर बोली, वहां एक खिड़की है जिसमें से कूदकर मैं कभी कभी निकल जाती हूं। पर एक दिन पड़ोसन ने उसे बता दिया। उस रात उसने मुझे बहुत मारा। मैंने उसकी ओर देखे बिना पूछा, कोई शादी का कागज है तुम्हारे पास? बोली, नहीं, शादी तो मंदिर में हुई थी। पैसे लेकर प्रीतो चली गई। 3-4 बरस तक उसका कोई पता न चला। एक दिन मैडम कहीं से उसकी खबर लेकर आई कि उसका पति उसे बहुत मारता है। एक दिन देवर ने छुड़ाने की कोशिश की थी, सो उसे भी मारा और प्रीतो को घर से निकाल दिया। वो तो पड़ोसियों ने बीच बचाव करके फिर मेल करा दिया। मैं थोड़ी दुखी हुई। फिर सोचा, बच्चे हैं, बच्चों के सहारे औरतें रावण के साथ भी रह लेती हैं। इसी तरह एक शाम और आई। साथ लाई कुछ मेहमान। आदित्य बाजार से कुछ सामान लेने गए थे कि तभी दरवाजे की घंटी बजी। दरवाजा खोला तो एक अजनबी औरत अपने फूल से 2 बच्चों को थामे खड़ी थी। मैंने कहा, प्रीतो। वो बच्चों की उंगलियां छुड़ाकर यूं लिपटी जैसे इस भरी दुनिया में उसे पहचानने वाली सिर्फ मैं अकेली थी। मैंने उसे छुड़ाते हुए कहा, प्रीतो, घर में मेहमान हैं, आओ अंदर चलो। बगैर भूमिका बांधे प्रीतो ने कहा, दीदी वो चला गया है दुबई, घर भी किसी और को दे गया है, सिर्फ आज रात मुझे रह लेने दो। मैंने कहा, प्रीतो, ये मेहमान आज ही आए हैं, तुम्हें कहां सुलाऊंगी, और फिर बच्चे भी हैं। प्रीतो ने कहा, इन्हें लेकर मैं बरामदे में सो जाऊंगी दीदी, कल सवेरे यहीं मैंने किसी से मिलना है, वो मेरा कोई इंतजाम करने वाले हैं। मैडम मुझे किसी आश्रम में भेजना चाहती हैं। मैंने कहा, तुम मैडम के घर क्यों नहीं गई? वो कभी भी मुझे नहीं रखेंगी दीदी, और फिर मैं आश्रम नहीं जाना चाहती। पर क्यों? अगर कभी इनका बाप आ गया तो? मेरी आंखों के आगे आदित्य का चेहरा घूम गया। मैडम की कही हुई बात भी याद आई। एक रात उनकी मर्जी के बगैर रख भी सकती थी, पर प्रीतो को यह पूछने का साहस मुझ में न था कि कल कहां जाओगी। मैंने अपने अंदर के इंसान का गला दबाया और कहा, नहीं प्रीतो, यहां रहना मुमकिन नहीं है। ये लोग हमारे जेठ की लड़की को देखने आए हैं। लड़की कल दिल्ली से आएगी। ऐसे नाजुक रिश्तों के दौरान मैं घर में कोई अनहोनी नहीं कर सकूंगी। तुम पैसे ले लो, अगर कल सवेरे यहां किसी को मिलना है तो टैक्सी में आना जाना। अब तुम जाओ। मैंने उसके दोनों बच्चों को उंगली से लगाया, दरवाजे के बाहर जाकर चौकीदार से टैक्सी मंगवाई और बच्चों के साथ प्रीतो को टैक्सी में बैठते देखा। उसकी पसीने से तर हथेली में कुछ नोट खोस दिए।
گھر آ کر دروازہ بند کر لیا. یہ دروازہ میں نے پریتو کے لیے بند کیا تھا یا اپنے لیے، میں یہ جان نہ پائی. رات بھر مجھے چوراہوں کے خواب آتے رہے اور کئی دنوں تک میں دیواروں سے پوچھتی رہی، کل کہاں جاؤ گی؟